हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो हम देखने वाले हैं जो हमारी वीडियो एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज वीडियो हम बात करेंगे आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपका देखने वाले हैं। इससे पहले देखिए दोस्तों, 5-6 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है भारतीय राज्य व्यवस्था की, जिसमें एक वीडियो बना दी है आपकी जितने इंपॉर्टेंट आपके अनुच्छेद हैं उसके ऊपर, अनुच्छेद के ऊपर एक बना दिया आपकी जितनी अनुसूची है अनुसूची के ऊपर, एक दोस्तों बनाया था आपका कि संविधान के भाग के ऊपर, कि संविधान के भाग, और एक बनाया आपका संविधान के स्रोत, यानी कौन सा स्रोत कौन से देश से आपका लिया गया है, और साथ ही एक बनाया था आपका जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके संशोधन हुए हैं उनके ऊपर, वो सभी। अगर दोस्तों ये सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाओगे प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे आपको भारतीय राज्य व्यवस्था 2023 टेस्ट सीरीज, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1949 में, 1952 में, 1950 में या 1954 में। तो दोस्तों लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ दोस्तों वो आपका 1952 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका चुनाव स्टार्ट हुए दोस्तों वो स्टार्ट हुए थे आपके 25 अक्टूबर 1951 से। अगर देखिए आपके पास ऑप्शन 1952 ना हो 51 हो तो आप 51 लगाना है आपको, ठीक है। 25 अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुए थे, जो कि आपका 21 फरवरी 1952 तक आपके चले थे चुनाव, आम चुनाव, ठीक है। और दोस्तों जो आपके इसमें कुल कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ था, तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको 489 सीटों के लिए आपका चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका लोकसभा अध्यक्ष है ये अपने पद की शपथ नहीं लेता है, ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाए। क्यों नहीं लेता दोस्तों, क्योंकि पता हो दोस्तों चाहे आपका लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, ये दोनों अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे पहले पता होगा ये आपके संसद सदस्य होते हैं, संसद के, क्योंकि संसद सदस्य क्योंकि ये अपने संसद सदस्य के रूप में पहले ही आपकी शपथ ले चुके होते हैं। क्यों दोस्तों आपने देखा जितने भी आपके एमपी बनते हैं या आपको चुनाव होता है, सांसद बनते हैं, तो उन सबका आपका शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो उसमें ये पहले ही आपकी शपथ ले चुके होते हैं। और दोस्तों साथ ही में देखिए बता दूंगा आपको, देखिए जो आपका संविधान का आर्टिकल 93 है उसमें आपके लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आपका उल्लेख किया गया है, लोकसभा का अध्यक्ष और साथ में आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष का उल्लेख आपका किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका दोस्तों एग्जाम में बन सकता है, आर्टिकल 93 में इन दोनों का। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर, हुकुम सिंह, बीबी गिरी या बीडी जत्ती। तो दोस्तों जो आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके जीबी मावलंकर, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपका लोकसभा का गठन हुआ था पहली बार, तो उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी दोस्तों आपको 13 मई 1952 को, ये पहली मीटिंग हुई थी। और साथ ही दोस्तों 15 मई 1952 को आपको जीबी मावलंकर को आपका इसका लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष आपका बनाया गया था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था, इनकी बाद में आपकी मृत्यु हो गई थी, इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, तो जो इनका कार्यकाल बचा हुआ कार्यकाल था तो उसके लिए दोस्तों आपका एम अनंत सेनम आयंगर को आपका लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था, जो बच्चे उनका जो कार्यकाल बचा हुआ था, क्योंकि इनकी 1956 में आपकी इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें वर्तमान में आपके लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों इस समय आपके हैं ओम बिरला, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो है आपका किसके पास है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का जो आपका कभी भी इसको भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है आपका कि आपका स्थायी सदन है, इसके जो आपके 1/3 सदस्य जो आपके होते हैं वो आपके प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है। यानी आपके राज्यसभा को कभी भी आपका भंग नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों किस आर्टिकल में राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ये आपका आर्टिकल 83(1) में है
कि आपके राज्यसभा को कभी भी आपका भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति जो हैं आपके मनोनीत किए जाते हैं, 10, 12, 15 या 20। तो दोस्तों वो किए जाते हैं आपके 12 व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों कौन से आर्टिकल तहत किए जाते हैं दोस्तों, ये आपका आर्टिकल 80 के तहत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। और दोस्तों ये व्यक्ति या तो आपके साहित्य से संबंध हो सकते हैं, साहित्य हो गया आपका, विज्ञान, ठीक है, कला, या आपका समाज सेवा के क्षेत्र में, या आपके खेलकूद वगैरह में भी होते हैं आपके, ठीक है। अगला आपका संसद मिलकर बनी होती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम पूछा, यहाँ तक कि आपका पीसीएस एग्जाम तक में पूछा गया है कि केवल लोकसभा से, लोकसभा प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री से, या आपका लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो दोस्तों जो आपकी संसद होती है वो आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, यानी कि ऑप्शन चौथा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका इसका उल्लेख है आपका आर्टिकल 79 में कि आपकी संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें आपका लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी और साथ में उसमें आपका राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, आर्टिकल 79 में। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या आपका मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों धन विधेयक है कि नहीं, इसका जो दोस्तों जो आपका निर्णय करता है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका इसमें सही हो जाएगा। और दोस्तों कौन से आर्टिकल तहत किया जाता है दोस्तों, ये आपका आर्टिकल 110(3) के तहत आपको किया जाता है कि आपका लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है कि धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय करता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए धन विधेयक से एक सवाल आपका और बन सकता है कि दोस्तों जो आपका धन विधेयक है, धन विधेयक ये केवल आपका लोकसभा में पारित होता है, और दोस्तों जो आपके धन विधेयक को आपको राज्यसभा में भेजा जाता है, ठीक है दोस्तों, वो आपका सिफारिश के लिए भेजा जाता है राज्यसभा के पास, राज्यसभा में धन विधेयक को। इसमें कोई भी संशोधन वगैरह आपका राज्यसभा नहीं कर सकती है। और साथ ही दोस्तों राज्यसभा जो आपकी मैक्सिमम 14 दिन तक इसको अपने पास रख सकती है, उसके बाद इसको वापस करना ही पड़ेगा, ठीक है। 14 दिन से अधिक समय तक अपने पास इसको नहीं रख सकती धन विधेयक को। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपकरण समिति या आपका याचिका समिति। तो दोस्तों जो आपकी सबसे बड़ी समिति है दोस्तों वो है आपकी प्राक्कलन समिति, यानी कि ऑप्शन दूसरा वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोस्तों टोटल मिलाकर के आपके 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं प्राक्कलन समिति में। और बात करें लोकसभा समिति की दोस्तों, इसमें आपके टोटल होते हैं 22 सदस्य, 22 जिसमें से कि आपके लोकसभा से होते हैं 15 और आपके राज्यसभा में होते हैं 7 सदस्य राज्यसभा से, टोटल मिला क्या हो गया आपके 22। और बात करें सरकारी उपक्रम समिति की दोस्तों, इसमें भी आपके 22 होते हैं, 15 लोकसभा और 7 आपके राज्यसभा, ठीक है। और जो आपकी याचिका समिति होती है दोस्तों, इसका कोई कार्यकाल आपका नियत नहीं होता है, इसमें भी आपके 15 सदस्य आपके होते हैं। अगला दोस्तों आपका है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है, 31, 32, 33, 34। तो दोस्तों इस समय जो आपकी बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं दोस्तों वो आपके 34 हैं, यानी कि ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। पहले दोस्तों क्या था, पहले आपके 30+1 थे, यानी 30 न्यायाधीश और एक आपका मुख्य न्यायाधीश है, लेकिन अब कितना है, अब आपका 33 न्यायाधीश हैं और साथ में एक आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कमेंट करके कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है, ठीक है, वर्तमान में, और कौन से क्रम के हैं, ये दोस्तों बताना कमेंट करके। देखिए अगर आपको पता है तो बता सकते हो, नहीं पता तो आप गूगल करके बता सकते हो, ठीक है। उससे दोस्तों क्या होगा, आपको याद हो जाएगा जल्दी इस चीज़ को, आप फिर भूलोगे नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों भारतीय संविधान को जो आपका संरक्षक होता है वो दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कि ऑप्शन चौथा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन है, राजकुमारी अमृत कौर, पद्म नायडू, ठीक है, पद्मजा नायडू नाम इनका, ठीक है, सरला ग्रेवाल या आपका सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला जो थी दोस्तों वो आपकी सरोजिनी नायडू हैं, यानी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल और साथ में यूपी की भी प्रथम महिला राज्यपाल आपकी यही हैं। और दोस्तों ये यूपी की राज्यपाल रही थी आपकी,
यानी दोस्तों क्या मतलब ये है कि यानी कि भारत के किसी भी राज्य की पहली जो राज्यपाल है वो आपकी सरोजिनी नायडू है महिला में, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 से आपकी रही थी 1 मार्च 1949 तक, ठीक है। यानी किसी भी राज्य की आपकी पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। अगर दोस्तों हम बात करें पहली महिला सीएम किसी भी राज्य की, तो दोस्तों वो थी आपकी सुचेता कृपलानी। ये भी दोस्तों आपका यूपी की थी पहली सीएम, पहली महिला सीएम। और साथ ही बात की जाए आपका कि प्रथम महिला पीएम कौन रही अब तक, तो दोस्तों वो है आपका इंदिरा गांधी, पहली और आखिरी महिला अभी तक। यानी कि एकमात्र महिला ऐसी हैं जो अभी तक आपकी भारत की प्रधानमंत्री रही हैं, इंदिरा गांधी। और बात करें आपका प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन रही हैं, तो दोस्तों वो हैं आपकी मीरा कुमार, ये आपकी पहली लोकसभा अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 23, 24, 25, 26। तो दोस्तों भारत में जो वर्तमान में बात करें आपका हाईकोर्ट की संख्या वो आपकी 25 है, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों जो सबसे लेटेस्ट जो आपको उच्च न्यायालय बना था वो बना था दोस्तों आपका अमरावती में, अमरावती आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, 2, 3, 4 या 1। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अब तक 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, यानी कि ऑप्शन दूसरा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसमें अगर बात करें हम आपके आर्टिकल 153 आता है आपका। इसमें दोस्तों क्या है कि आपको युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो और सशस्त्र विद्रोह हो, तो उस समय आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। और बात करें आपका आर्टिकल 356 में, यानी किसी भी राज्य में अगर आपकी सरकार गिर जाती है तो उस समय जो आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो आपका आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन। और बात की जाए आपका आर्टिकल 360 में, तो दोस्तों ये आपका वित्तीय आपातकाल की इसमें व्यवस्था की गई है, वित्तीय आपातकाल। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक कभी भी आपका लागू नहीं हुआ है, यानी कभी भी आपका वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगाया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आपका भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगा है, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं, ऐसे आपके ऑप्शन होते हैं, तो यानी कि आपका 0। अगला आपका कि इस समय भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों बात की जाए वर्तमान में, दोस्तों इस समय भारत में आपकी कुल मिलाकर राष्ट्रीय पार्टी आपकी 6 हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्यों बन सकता है, क्योंकि पहले आपकी राष्ट्रीय पार्टी थी आपकी 8 थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले आम आदमी पार्टी को आपको राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो आपका दिया गया है, तो यानी कि संख्या आपकी 9 होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या था कि आपका 3 पार्टियों को आपका जो आपका राष्ट्रीय पार्टी दर्जा था वो आपका छीन लिया गया है। पहले हम बात करते हैं कि कितनी राष्ट्रीय पार्टी जो है वो 6 कौन कौन सी हैं, जिसमें दोस्तों एक तो आपकी बीजेपी हो गई, यानी भारतीय जनता पार्टी। एक आपकी हो गई INC, यानी भारतीय राष्ट्र मतलब कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तीसरी दोस्तों आपकी है BSP, यानी बहुजन समाज पार्टी। और दोस्तों एक है आपकी चौथी, वो है दोस्तों आपकी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम बोलते हैं CPM, ठीक है। और एक दोस्तों आपकी 5वीं है, वो दोस्तों आपकी नेशनल पीपल्स पार्टी, यानी कि आपका NPP। और दोस्तों छठी पार्टी जो दर्जा दिया गया हाल ही में वो दिया गया आपका आम आदमी पार्टी, यानी कि आपको। 6 दोस्तों आपकी ये होगी राष्ट्रीय पार्टी। लेकिन दोस्तों 3 पार्टी आपकी ऐसी हैं जिनका दर्जा अभी हाल ही में छीना गया है, जिसमें दोस्तों एक थी आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी CPI, ठीक है। एक थी आपकी NCP, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। और एक थी आपकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो कि आपकी ममता बनर्जी की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस। यानी कि इन पार्टियों का दर्जा आपका हाल ही में छीना गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि इनमें से कौन सी पार्टी ऐसी जिसका आपको दर्जा छीना गया है या आपका दर्जा नहीं छीना गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी इस समय तीनों आपकी राष्ट्रीय पार्टी आपकी नहीं है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, राज्य सूची का या आपका शेषाधिकारों की सूची का। तो दोस्तों जो आपका पंचायती राज है दोस्तों वो आपका राज्य सूची का विषय है, यानी कि राज्य सरकारों को इस पर कानून बनाने का आपका अधिकार है पंचायती राज के विषय में, ठीक है।
और दोस्तों पंचायती राज जो दोस्तों आपका जो आपकी 7वीं अनुसूची है दोस्तों, उसमें आपका जो आपकी 7वीं अनुसूची है उसमें बता दूं मैं आपको, उसमें आपकी बात की गई है आपकी समवर्ती सूची की, केंद्र सूची की और साथ ही आपकी राज्य सूची की। अब देखिए दोस्तों इनमें तीनों में होता क्या है, देखिए केंद्र सूची की बात किया तो इसमें कानून बनाने जो आपका अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सूची में होता है आपका राज्य सरकार के पास, समवर्ती सूची में दोस्तों आपका केंद्र के पास भी होता है, राज्य के पास भी होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर दोनों में आपका मतभेद होता है केंद्र राज्य में, तो इसका अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है समवर्ती सूची में। ठीक है, अगला आपका कि वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों वो राज्य आपका है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी वो आपके राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी। और कब की गई थी दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों दूसरा कौन सा राज्य था वो दोस्तों? आपका दूसरा था आपका आंध्र प्रदेश, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था, यानी संवैधानिक दर्जा आपका प्राप्त हुआ था? 73वां, 74वां, 75वां, 76वां? तो दोस्तों वो हुआ था आपका 73वें के तहत, यानी कि ऑप्शन पहला इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका प्रभावी हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें पंचायती राज की दोस्तों, ये आपका संविधान के भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया है, भाग 9 में। और साथ ही आपकी अगर बात की जाए अनुसूची की, तो अनुसूची आपकी 11 में इसका उल्लेख आपका किया गया पंचायती राज का। ठीक है, अगला आपका निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 318, ये दोस्तों आपका बताना है कौन सही सुमेलित है। ठीक है, ये दोस्तों गलत है आपका, कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों वो आपका आर्टिकल 124 में उसकी आपकी बताया गया। ठीक है, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय गठन जो आपका आर्टिकल 124 में है। और बात करें भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, ये दोस्तों सही है आपका, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है। फिर आपका संघीय लोक सेवा आयोग आर्टिकल 332, तो दोस्तों संघीय लोक सेवा आयोग जो आपको किया गया वो आपका आर्टिकल 352 में 315 में आता है, सॉरी 332 में आपका नहीं आता है। और महाधिवक्ता जो आपका नियुक्ति वो आपके आर्टिकल 165 में की गई है, 165 के तहत आपकी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे आपके हो गए। अब उसको हम बात करते हैं आर्टिकल आपका 124 हो गया, 314 आपका क्या है? 324। ठीक है, ये आपका 324 होगा। 332 दोस्तों इसके लिए अलग से वीडियो बनाया रखा है मैंने, उसमें सब बताया हुआ आपको, उसको जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 19, 20, 21, 22। तो दोस्तों भारतीय संविधान को आपको टोटल मिलाकर 22 भागों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर 22 पार्टों के भाग बाद में आपको नहीं बताऊंगा इसमें कौन से भाग हैं आपके, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसमें बता दिए सारे 22 के भागों के बारे में आपको बता दिया गया है, तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हो, क्योंकि हम बताऊँगा 22 पूरे, तो यहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था? 1948, 49, 1950, 1951। तो दोस्तों जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में आपका 1950 को अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कब अपनाया दोस्तों? ये अपनाया था आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और आता है कि राष्ट्रगान जो आप कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये आपको लिया गया है गीतांजलि से, जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनकी आपकी रचना है गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, वहाँ से आपको लिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसी के लिए इनको आपका साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, गीतांजलि के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में आपका राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था? तो दोस्तों वो गाया गया था आपका 1911 के कोलकाता यानी कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रगान को पहली बार आपका गाया गया था, पहली बार गाया गया था। तो दोस्तों जितना भी मैंने आपको बताया वो सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, जिससे कि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वादा किया है कि जो आपका वीडियो का री-एग्जाम होने वाला है उसमें दोस्तों अगर आपने सिर्फ हमारी जीके की टेस्ट सीरीज अच्छे से कर ली
और साथ ही में एक करंट अफेयर नोट्स दूंगा आपको एग्जाम से पहले। और अगर वो आपने कर लिए PDF नोट्स लगभग 50-60 पेज का, ठीक है, अगर केवल आपने इतना कर लिया, इसके अलावा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा जीके में, तो इतना दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम में कम से कम आपके 35 क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आपके सही होंगे। अगर दोस्तों आपको यकीन ना हो, जब आपका एग्जाम हो जाए तब आप मिलाकर दे सकते हो, लेकिन काम इतना ही करना है कि आपको सारी वीडियो देखनी है और साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। अगर कोई आपको दिक्कत हो व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हो, वो भी मैंने आपको नंबर दे रखा है। और दोस्तों देखिए साथ ही में एक चीज़ बता दूंगा आपको, देखिए जितना भी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं वो एकदम बिल्कुल फ्री हैं। आज तक कोई भी कोर्स हमारे द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों पता ही होता है कि बहुत सारी चीज़ों का खर्चा होता है। जैसे मैं आपको टाइपिंग के लिए एक बंदा इस समय रखा हुआ है, तो लगभग 4000 रुपये उसको मैं देने वाला हूँ टाइपिंग के लिए, ठीक है। वीडियो एग्जाम जो भी आपकी वीडियो मिल रही है आपको, इतिहास की हो गई, भूगोल की हो गई, ठीक है, UPG की कंप्यूटर, उन सभी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है। देखिए मैंने बताया जैसे कि मैं भी अब समय UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये मेरा UPI नंबर है। अगर देखिए आप लोग चाहो तो सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों किसी से कोई भी आपकी जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। अगर आपकी इच्छा हो तभी आप सपोर्ट करें, अगर नहीं है तो नहीं करें, लेकिन किसी से कोई ज़बरदस्ती आपकी नहीं है। ये नंबर है 70 42 65 4209। इस पर चाहे आप गूगल पे, ठीक है, पेटीएम, फ़ोन पे, कुछ भी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन किसी से कोई ज़बरदस्ती आपकी नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।